बड़ा सबूत आया। मैंने जो केस जीती, 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में केस जीती, ये जो 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगी, ये घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगी, अरे ये किसी ने नहीं, किसी हैरे गहरे नत्थू खैरे ने मशीन नहीं लगवाई। ये पेपर टेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन, अरे वामन में सामने लगवाई सुप्रीम कोर्ट में केस जीतकर। किसी साले हैरे गहरे नत्थू खैरे ने नहीं लगवाई, ए मैंने लगवाई। सारे देश भर में 13 लाख मशीनें मेरी वजह से लगवाना पड़ी। इतने सबूत दिया सुप्रीम कोर्ट को घोटाला करने के, तब लगवाई। और जब चुनाव आयोग को मालूम हुआ कि ये कागज का मिलान नहीं हो रहा है, नहीं मिलान हो रहा है, तो घोटाला पकड़ा। अभी 2019 के चुनाव का पेपर टेल मशीन से निकलने वाले सारे कागजों को, सबूतों को चुनाव आयोग ने सितंबर 2019 तक डिस्ट्रॉय कर दिया। सबूत नष्ट कर दिया। यहां पुलिस वाले, अभी पुलिस वालों को पूछता हूं, अगर सबूत नष्ट करने का मामला किया तो पुलिस वाले बताए इंडियन पीनल कोड में कौन सा कानून लगता है। पाटिल मैडम है ना, आपको पता, वकील है ना, मैं भी जानता हूं। तुम सबूतों को नष्ट कर रहे हो। 2019 के चुनाव में घोटाला करके तुमने चुनाव जीता, उसके सबूतों को चुनाव आयोग ने सितंबर 2019 को नष्ट कर दिया। कौन से मुंह से बात करोगे भाई? हम इतने जोर से बोल रहे हैं, सबूत है, और प्रधानमंत्री के विरोध में बोल रहे हैं कि तुम ईमानदारी से चुनाव जीत कर नहीं आए, घोटाला करके प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री की बदनामी होती है। प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर होता है, कर ले मेरे खिलाफ। तुमको मालूम है मेरी नोटिस केंद्र सरकार को भी गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में नोटिस इश्यू किया, कोई जवाब नहीं। अरे जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, क्या करोगे भाई? डराने की बात करते हो। वामन मेश्राम का और डर का कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। डर और वामन मेश्राम का कोई संबंध नहीं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो नरेंद्र मोदी ने 303 सीटें जीती, घोटाला करके जीती, घोटाला करके प्रधानमंत्री बना, और घोटाला करके प्रधानमंत्री बनने के बाद सीए बनाया, एनपीआर बनाया, एनआरआईसी बनाया, घोटाला करने के बाद बनाया। इसलिए कहता हूं सीए, एनआरआईसी, एनपीआर ये नाजायज औलाद है। ये कानून नाजायज औलाद है इसकी, ईवीएम की। मैं मुसलमानों को कहता हूं, तुम सीए के विरोध में खूब प्रतिक्रिया कर रहे हो, एनआरसी के विरोध में खूब प्रतिक्रिया कर रहे हो, एनपीआर के विरोध में खूब बोल रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो। अरे ये काले कानून, ये नाजायज औलाद है। सीए, एनपीआर, एनआरसी ये नाजायज औलाद है। ये कानून सीए, डीएनए, ईवीएम मशीन का नाजायज औलाद है ये कानून। और ये कानून नाजायज औलाद नरेंद्र मोदी ने पास किया, उसकी मां ईवीएम मशीन है और कांग्रेस दादी है। ईवीएम मशीन ये नाजायज कानूनों की मां है और ईवीएम की मां कांग्रेस है। 84 में इंदिरा गांधी ने मरने के पहले पार्लियामेंट में कानून बनाया ईवीएम का। अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने संसद में समर्थन किया। ये 3 नेशनल लेवल की पार्टी के लोगों ने ईवीएम का संकट भारत में स्थापित किया। ये लोग है बदमाश लोग, इन्होंने ईवीएम लाया और ईवीएम लाकर नाजायज सरकार बना रहे हैं, वोटों की चोरी करने वाली मशीनों के आधार पर। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और केजरीवाल ने सरकार बहुमत जीता 38 मेरे केस की वजह से, पेपर टेल मशीन की वजह से
38 विधानसभा में केजरीवाल ने चुनाव जीता, जहां वोटों का मिलान नहीं हुआ। केजरीवाल ने भी घोटाला करके चुनाव जीता। तुम लोग कहते हो केजरीवाल बड़ा ईमानदार है, गांधी के बाद दूसरा ईमानदार पैदा हो गया। साला गांधी का ही भूत उतारते उतारते हम लोग परेशान हैं, दूसरा गांधी साला हमारे सर पर आके बिठाने की कोशिश हो रही। 38 विधानसभा में केजरीवाल ने चुनाव जीता और वहां के वोटों का कोई मिलान नहीं। करंट डेवलपमेंट बता रहा हूं, करंट। तो ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है, इसलिए ये बता रहा। जो लोग हमें कागज मांग रहे हैं, तो कागज तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है डीएनए। तो हम ब्राह्मणों को कहते हैं चलो तुम भी डीएनए दे दो, हम भी देते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं नहीं, डीएनए नहीं, डीएनए के आधार पर तो हम विदेशी हैं, डीएनए के आधार पर तो ब्राह्मण कहते हम तो विदेशी है, फिर तो सबके सब पिछवाड़े में लात मार के जाएंगे। हमने कहा नहीं, लात नहीं मारेंगे, आप लोग पवित्र लोग हो भाई, ब्राह्मण पवित्र होता है, हम तो गंदे लोग हैं, वो तो पवित्र होता है। नहीं नहीं, आपके पिछवाड़े में लात नहीं मारेंगे। वो कहते नहीं, अंग्रेजों को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भगाया था, आप भी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाओगे। हमने कहा नहीं, काय के लिए चलाएंगे? अगर कल हमारा राज आ गया, 63 साल में गांधी नेहरू को आजादी मिली आंदोलन करते करते, और जवाहरलाल प्रधानमंत्री हो गए। जब 63 में जवाहरलाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इस देश में 3.5% ब्राह्मण अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम इस देश में 85% लोग हैं। हम लोग इस देश में आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, हमारा भी राज है। तो आएगा तो कोई ना कोई प्रजा होनी चाहिए ना है? अगर आप चले जाओगे तो प्रजा कौन होगी? हमें भी तो राज करने का अधिकार है संख्या के अनुसार। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कागज मत मांगिए, हमारे से डीएनए लीजिए। डीएनए, सुप्रीम कोर्ट भी डीएनए मानता है, सारे दुनिया का सुप्रीम कोर्ट डीएनए मानता है। लगाओ डीएनए का ले लो। मुझे एक वकील ने पूछा कि आपकी डीएनए की मांग नरेंद्र मोदी मानेगा? मैंने कहा मैं कब कह रहा हूं मानो नरेंद्र मोदी को। भारत की प्रजा, 85% प्रजा, भारत के मूल निवासी प्रजा अगर मान ले डीएनए से होना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी के मानने की क्या जरूरत है भाई? 31% से बना हुआ प्रधानमंत्री, हम 85% है। अगर 85% लोग इस देश के मूल निवासी है और वो हमारी बात मान लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी के मानने की जरूरत नहीं है, अमित शाह के मानने की जरूरत नहीं है, भागवत के मानने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे, हमारे पास अधिकार है, हम माने, लोकतंत्र है। 14 अगस्त 47 को भारत के टुकड़े किए गए, पाकिस्तान बनाया ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों ने पाकिस्तान बनाया बचे हुए भारत पर कब्जा करने के लिए। ये मुसलमान रहेंगे तो मुसलमान हमें भारत पर कब्जा करने नहीं देंगे, इसलिए ब्राह्मणों ने भारत के टुकड़े किए। जवाहरलाल नेहरू ने बीबीसी में कबूल किया कि भारत के टुकड़े हमने किए, और उन्होंने सोचा कि देश में चर्चा चल रही है कि भारत के टुकड़े किसने किए, किसने किए, किसने किए, कैसे किए। चर्चा चल रही है, अगर इस चर्चा को बंद नहीं किया तो लोग पहुंच जाएंगे नतीजे पर कि ब्राह्मणों ने भारत के टुकड़े किए। इसलिए इस चर्चा को बंद करना होगा। तो चर्चा को बंद करने के लिए सांगली में पटवर्धन का संस्थान है, ब्राह्मण का संस्थान है, वहां बैठे, वहां निर्णय किया कि बड़ी घटना को अंजाम देना होगा ताकि भारत के टुकड़े किसने किए ये चर्चा तब
होंगी जब बड़ी कोई घटना को अंजाम देंगे। तो निर्णय हुआ गांधी को मारेंगे। सांगली में बैठकर ब्राह्मणों ने निर्धारित किया कि गांधी को मारेंगे, और गांधी को मारा। मारने के पहले गोडसे ने गांधी के दर्शन लिए। तूने देश को आजाद किया, तेरा बड़ा उपकार है, मगर अब देश आजाद हो गया, अब तेरा जीना जरूरी नहीं है। तेरा अवतार कार्य पूरा हो गया है। तेरा अवतार कार्य था आजादी हासिल करना, आजादी मिल गई है, अब तेरा जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे को मार रहा हूं, दर्शन करके मारा। गोडसे ने दर्शन करके मारा और अफवाहें फैलने लगी, मुसलमान ने मारा। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने पकड़ा, और जब पकड़ा, क्योंकि पूरी तरह से अंग्रेज गए नहीं थे, गवर्नर जनरल अभी भी भारत में माउंटबेटन था। पकड़ा तो जो अंग्रेज समय के पुलिस वाले थे, उन्होंने देखते ही पहचाना, अरे ये तो गोडसे है, ये तो मुसलमान नहीं, ये तो गोडसे है। इमीडिएट पहचाना। फिर उसका सारे कपड़े उतारे, चड्डी भी उतारी, तो पता चला सुनता किया। सोलापुर का मोड़े नाम का ब्राह्मण डॉक्टर, उससे सुनता करवाया। काय के लिए करवाया? कि सुनता पकड़ने से लोगों को लगेगा मुसलमान था, तो हिंदू मुसलमान का फसाद करवाने का मौका मिलेगा। अरे डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं। तुषार गांधी का नाम सुना? गांधी का प्रपौत्र है। सूरत में बोला ब्राह्मणों ने गांधी को मारा। ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए, पीछे ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो। उसने बयान दिया कि ब्राह्मणों ने गांधी को मारा। मैंने कहा आप लोगों को बुरा लगा, मगर मैं पीछे लेता हूं, मगर गांधी को ब्राह्मणों ने मारा, बात तो सही है, मगर आपको बुरा लगा तो पीछे लेता हूं। गांधी का प्रपौत्र कह रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का किताब पब्लिश किया, उसमें सब लिखा हुआ है। इन्होंने भारत के टुकड़े किए, मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए हिंदू मुसलमान का फसाद करवाने का प्लान बनाया। सारे डॉक्यूमेंट्री, उस समय तो मालूम नहीं था, अभी सारे डॉक्यूमेंट्री है। अभी सीएए के कानून में दोबारा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, क्योंकि हमारे एससी एसटी ओबीसी के बहुत सारे लोग अंधे हो गए, और वो मुसलमानों के विरोध में अंधे हो गए, और अंधे होकर अपने को हिंदू कह रहे हैं ऐसे लोग। और जो जागृत लोग हैं एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा, ये नहीं मानेंगे, तो इन दोनों के बीच में सिविल वार होगा। सिविल वार की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, और अगर सिविल वार हुआ तो दोबारा भारत के टुकड़े होंगे। ये भारत के टुकड़े दोबारा करने की साजिश है हिंदू मुसलमान के नाम पर। इसीलिए बगैर कानून के जब तुमने 43,000 लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया, तो सीएए बनाने की जरूरत नहीं थी। तो सीएए इसलिए बनाया ताकि हिंदू मुसलमान का झगड़ा फसाद करवाया जा सके, और दोबारा भारत के टुकड़े करवाए जा सके। बिल्कुल नहीं होने देंगे। उस समय में हम पैदा नहीं हुए थे, अब पैदा हुए, अभी है। हमारे 500 पुरखों ने तुम्हारे 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा। लिखित है, काल्पनिक नहीं है। और हम उन खानदान के लोग हैं, अभी भी हमारे शरीर में वो खून दौड़ रहा है, ठंडा नहीं हुआ, अभी गर्म है। देश के टुकड़े ज्ञान दूसरे को कह रहे हो, अब तुम टुकड़े करने में लगे हुए हो। क्या जवाब है तुम्हारे पास में? हमारे ही एससी एसटी ओबीसी के लोगों को धर्म के नाम पर मुसलमानों के विरोध में आज तक इस्तेमाल किया, उनको अंधा बनाया, और आज एससी एसटी ओबीसी के जो लोग कुणबी मराठा जो लोग जागृत हो गए, उनके और उनके बीच में तुम झगड़ा लगाना चाहते हो, और झगड़ा लगाकर देश का विभाजन, दोबारा विभाजन करवाना चाहते हो। बिल्कुल नहीं होने देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे।
अब ये देश का विभाजन करने की योजना बना रहे हैं, रोकना हो। कैसे रोकेंगे? रोकने का तरीका बताता हूं। हम 3000 साल के ब्राह्मणों के सताए हुए मजलूम लोग हैं, 3000 साल के, और मुसलमान 72 साल के। नए नए मुसलमान नए नए मजलूम हैं, पुराने नहीं हैं। हम 3000 साल के मजलूम हैं। अरे सम्राट अशोक और सम्राट बृहदत्त मौर्य, ये हमारे लोग थे, पुरखे, जिनका देश पे अफगानिस्तान तक राज था। इतिहास पढ़ लो, मालूम हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की और हत्या करके हमारा राज समाप्त किया। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इतिहास में, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। अब हम लोग जागृत हो गए, तुम देश के टुकड़े करना चाहते, बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो हम 3000 साल के मजलूम हैं और मुसलमान 72 साल के मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम करना होगा, एकता कायम करनी होगी, यूनिटी कायम करनी होगी। और अगर हम लोग इत्तेहाद, एकता और यूनिटी कायम कर लेते हैं तो हमें बंदूक, चाकू, छुरी, गोली उठाने की कोई जरूरत नहीं। अगर 85% लोग इकट्ठा हो गए और 85% लोगों ने इकट्ठा होकर पेशाब भी कर दिया तो बह जाए। बस इकट्ठा होकर पेशाब करना, बस एक शर्त, इकट्ठा होकर पेशाब करेंगे ना, अरे बह जाएंगे, पता नहीं चलेगा, समंदर में गायब हो जाएंगे और कौन मगर खा जाएगा किसको पता नहीं चलेगा। ये हम कर सकते। उनको मालूम हो गया कि केवल अंग्रेज ही नहीं, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है। नरेंद्र मोदी नाम के ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। ये ओबीसी है, ये हमारा ओबीसी है नरेंद्र मोदी। ये अमित शाह जैन है गुजरात का। उसको पूछना चाहिए, तुम्हारे जैन धर्म का खात्मा करने के लिए ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया। अबे कुछ तो समझ ले, कुछ तो पढ़ ले। अरे नरेंद्र मोदी ओबीसी, हिजड़ों की साली गिनती हो रही है, पिछड़ों की नहीं हो रही, ओबीसी की। पाटिल साहब है तो प्रधानमंत्री होकर भी नहीं कर रहा। तेरे प्रधानमंत्री होने का क्या मतलब है भाई? मतलब इतना है, तुमको सामने रखा, वास्तविक सत्ता नागपुर वालों के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में, और पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे हैं। इसलिए ये काले कानून लाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में उन्होंने जंग हमारे ऊपर थोप दी है। आपकी इच्छा हो तो जंग लड़ना होगा, आपकी इच्छा ना हो तो लड़ना होगा। ध्यान रखो, ठीक है, अब तुमने जंग थोप दी है तो लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और आने वाले समय में दिमागी बात आपको बता रहा हूं, एनपीआर की जानकारी लेने के लिए आपके घर में कोई आएगा तो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी जानकारी लेकर हमको नागरिकता के अधिकार से वंचित करोगे, नहीं करोगे, लिख कर दो तो फिर जानकारी देते हैं। फिर देखें, अभी इतना ही आपको करना है। 1 अप्रैल से जानकारी लेने के लिए कोई आएगा, उसको बोलो हमारी जानकारी देने के लिए तैयार है, तुम हमें लिख कर दे दो, हमारी जानकारी का हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, जानकारी देंगे आप। वो तो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो लिख कर देने वाले है नहीं है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में ये लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई देश को बचाने के लिए, देश को बचाना होगा। वो लोग टुकड़े करना चाहते हैं क्योंकि हमारे लोगों को मालूम हो गया, उनको भी मालूम हो गया वो विदेशी है, तो उनको लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको देश छोड़ के जाना होगा। कहां जाए? इसलिए देश के टुकड़े करना चाहते हैं, नहीं होने देंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे। ये रोकने के लिए सारे देश भर में आंदोलन चला रहे। अभी 29 तारीख को 29 जनवरी को भारत बंद करवाया ना,
अमर में इस्लाम की ताकत मालूम है ना आप लोगों को। 29 तारीख को भारत बंद करवाने वाला हूं, देख लो, समझ लो, थोड़ा सा देख लो, चेहरा देख लो। 5 मार्च को 19 को भी बंद करवाया था और नरेंद्र मोदी को कानून पीछे लेने के लिए मजबूर किया था। पढ़ लो, अभी 29 तारीख को भारत बंद करवाया, अभी आने वाले समय में और फिर बहुत कुछ करेंगे। लोग हमारे हैं, देश हमारा है, तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। देश को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देना जरूरी होगा दें। और मैं आशा करता हूं कि आप भी देश को बचाने के लिए जो आने वाले समय में जंग थोपी गई है, उस जंग में देश को बचाने के लिए आप भी कुर्बानी देने के लिए सामने रहोगे। इस आशा और विश्वास के साथ रहोगे ना, साथ पे हाथ खड़े करो देश को बचाने के लिए। धन्यवाद।